नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीलीभीत जिले में प्रसव के दौरान एक प्रसूता की मौत से हड़कंप मच गया। मामले का बड़ा असर डेली 24 भारत की खबर के प्रसारित होने के बाद सामने आया। परिजनों ने प्रसूता की मृत्यु पर अस्पताल में हंगामा किया और आरोप लगाया कि उनके प्रियजन की जान की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए थी। सूचना मिलने के बाद सीएमओ पीलीभीत के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। अस्पताल संचालक को 2 दिन के अंदर सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने का नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित समय में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। जांच अधिकारी डॉक्टर राशिद ने बताया कि मामले की गहन पड़ताल की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रसूता की मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच कर संबंधित जिम्मेदारों को कानून के तहत सजा दिलाई जाएगी। इस घटना ने जिले के स्वास्थ्य संस्थानों की जवाबदेही पर सवाल खड़ा कर दिया है और अधिकारियों की सक्रियता से ही प्रशासनिक नियंत्रण में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। सीएमओ साहब ने अपने संज्ञान में लेके उनके द्वारा अवगत कराया गया था कि तुरंत वहाँ पर जाएं और उस अस्पताल को सील या जो भी उससे प्रपत्र हैं उसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित वो सब भी चेक करे जाए। तो जब हम वहाँ मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर मृतक जो है अस्पताल के अंदर थे और उसके पति से वहाँ पर मुलाकात नहीं हो पाई, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पर भी कोई सूचना उनके द्वारा मतलब मृतक की तरफ से कोई सूचित नहीं किया गया किसी भी कार्रवाई के लिए। तो वहाँ पर उन्हें 2 दिन का नोटिस उस समय रिसीव कराया क्योंकि बॉडी अंदर थी, इस वजह से अस्पताल सील नहीं कर पाए थे और आगे की कार्रवाई के लिए मतलब जैसा भी सूचना होगा तो क्या हॉस्पिटल सील होगा या नहीं? वहाँ पर जो पैनल है, वहाँ पे जो पैनल है वो भी पैनल नहीं बैठता है डॉक्टरों का? हाँ, वो उससे संबंधित जितने भी इलाज से संबंधित और जो उसका रजिस्ट्रेशन है उससे संबंधित सारे प्रपत्र उससे मांगे गए हैं और वो जितनी जल्दी वो उसको दिखा देगा ठीक है, नहीं तो फिर उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराएगी। कितने घंटे में सील हो जाएगा हॉस्पिटल लगभग? अब अभी तो सूचना दी गई है उनको। अभी तो वहाँ पर जब हम गए थे तब तो उस समय वहाँ पर मृतक की बॉडी थी, परिजन थे, काफ़ी आक्रोशित थे वो लोग भी। और लेकिन वहाँ से कोई भी ना मतलब यहाँ पर सूचना के कार्रवाई के लिए कोई मृतक की तरफ से कोई भी सूचना नहीं दी गई है। वहीं अमेठी जनपद के गौरीगंज थाना क्षेत्र के डेंगुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 26 वर्षीय दलित युवती का शव गेहूं के खेत में मिला। शव घर से लगभग 200 मीटर दूर पाया गया और युवती के सिर पर धारदार हथियार से गंभीर चोटों के निशान भी थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिवार ने बताया कि युवती रात्रि का खाना खाकर घर पर ही सो रही थी। वो होली पर अपने बच्चों के साथ ससुराल से मायके आई थी। सुबह खेत में शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवती की निर्मम हत्या की गई है। सूचना पाकर गौरीगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस ने 4 टीमें गठित की हैं और पूरे मामले की शीघ्र जांच का दावा किया गया है। थाना क्षेत्र गौरीगंज के डिंगुरपुर गांव के बगल में करीब 150 मीटर दूर गेहूं के खेत में रेखा, जिसकी उम्र करीब 26 वर्ष है, जिसकी शादी करीब 12 वर्ष पूर्व हो चुकी है, होली से पहले अपने मायके में आई थी। इसके 2 बच्चे हैं, जिसकी संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी मिली है। सूचना मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सभी फोरेंसिक टीम आदि बुला करके साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। परिजनों से तहरीर लेकर FIR पंजीकृत करते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं। यथाशीघ्र ही केस को वर्कआउट करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अमेठी जामो थाना क्षेत्र के अहिरन का पुरवा में लोगों के बीच हड़कंप मच गया जब घरों के नलों से अचानक चिकना तरल पदार्थ निकलने लगा। ये देखकर स्थानीय लोग डर गए और सूचना मिलने पर भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। लोगों ने तरल पदार्थ को देखकर चर्चा की कि ये किसी तरह का पेट्रोलियम उत्पाद या तेल जैसा प्रतीत हो रहा है। इस घटना से इलाके में असुरक्षा और डर का माहौल बन गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। बाद में इंजीनियरों ने जांच कर बताया कि नल में लगे समरसेबल से तेल जैसी तरल वाला पदार्थ निकला है। उन्होंने कहा कि यह किसी बाहरी तेल या पेट्रोलियम उत्पाद का रिसाव नहीं है और यह स्थानीय नल की समस्या के कारण हुआ। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को सामान्य करने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस ने भी लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने का आग्रह किया है। घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गांव में बुनियादी पाइपलाइन और नल की नियमित जांच आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। ये हम जब सुबह चलाए इसको मोटर तो तराई कर रहे थे, जब हाथ में लगा के देखे पानी तो वो चिपका रहा था, हम लोग को समझे तेल आ रहा है।
तो ये लगभग इससे कितने साल पुराना नल है आपका? ये तो हो गया 20 साल करीब। और समरसेबल लगे हुए? वो भी साथ ही लगा था लगभग। अच्छा। अरे 15-20 साल हो गए हैं। कितना पानी निकाले होंगे अभी तक आप लोग? पानी तो काफी निकल गया। आज सुबह 1 घंटा लगातार चला है, तब से ऐसे आ रहा है। लगातार आ रहा है ऐसे? हाँ, लगातार ऐसे आया है। तो बरेली शहर में एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों और डिलीवरी में देरी ने आम जनता के लिए परेशानियां बढ़ा दी है। डेली 24 भारत की टीम ने शहर का विभिन्न गैस एजेंसियों का दौरा कर वहां के हालातों का जायजा भी लिया। लोगों से बातचीत में पता चला कि कई स्थानों पर सिलेंडर बुकिंग होने के बावजूद समय पर डिलीवरी नहीं हो रही है। इससे घरों में खाना पकाने की समस्याएं बढ़ रही है और महिलाएं एवं परिवार के सदस्य अतिरिक्त परेशानी झेल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतें और उपलब्धता में बदलाव का असर सबसे ज़्यादा सीधे आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है। इसके कारण न केवल घरेलू उपयोग प्रभावित हो रहा है बल्कि छोटे होटल और ढाबों का संचालन भी बाधित हो रहा है। स्थानीय उपभोक्ताओं ने सरकार से मांग की है कि एलपीजी गैस की आपूर्ति नियमित और समय पर सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनता को परेशानी न झेलनी पड़े। इसराइल, ईरान, अमेरिका की लड़ाई और 16 से 17 दिनों तक की इस लड़ाई में भारत के अंदर क्या परेशानियां हो रही हैं। गैस को लेकर किल्लत है, लोग लंबे समय से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जो गैस एजेंसियां उनका कहना है कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बस बुकिंग की परेशानी चल रही है, ये दिक्कतें भी जल्दी दूर हो जाएंगी। हमने बात करी ग्राउंड लेवल से, जानने की लोगों से, देखिए लोग क्या कहते हैं इसमें। जिस तरीके से देश में कहा जा रहा है कि गैस की किल्लत है, लोग परेशान हैं, तो हमने जीरो ग्राउंड से कोशिश करी जानने की कि वाकई में परेशानियां हैं नहीं है। मैं बुकिंग काउंटर पे आया हूँ, आप लोग को क्या दिक्कत आ रही है आजकल? दिक्कत किसी तरीके की नहीं, ना गैस की कोई दिक्कत है। मेन क्या है, बुकिंग नहीं हो पा रही कस्टमर की, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना गैस की कोई दिक्कत है। आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यार सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, घर पे बच्चे खाने को परेशान है। 4 दिन से वो नहीं हो रहे। यहाँ आए परसों तो बोले कल आधार लेके आना, सोमवार को अब आए करें परसों आना। देखिए ये वो समस्या है जो लोग बता रहे हैं। आपको क्या दिक्कत आ रही है? हमें पर्ची से नहीं मिल रहा है, हमें पर्ची से नहीं मिल रहा है, जबकि पर्ची अलाउटेड करा गया, पर्ची से तो दे। पर्ची से आपको सिलेंडर नहीं मिला। आपको कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं सर, मैं तो सोमवार को सर मेरा बुक हुआ था, अभी तक सर कह रहे थे मैं फोन करूंगा। अब मेरा सर सिलेंडर खत्म हो गया घर का, और सर फोन नहीं लगा। कोई दिक्कत हो रही है, नहीं हो पा रही है। क्या हो रहा है? आप अभी आए हो लाइन में लगने के लिए? सुबह से कितनी देर से आए हो आप? आधा घंटा हो गया। देखिए हम लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं कि उन्हें दिक्कत आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करिए, हमारे साथ एक भाई आए। भाई आप कब से लगे लाइन में? मैं करीबन आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? नहीं, मुझे गैस कराने आया था तो यहाँ भीड़ भाड़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। आप कब आपने बुक कराई थी लास्ट बार? करीब हो गया, मुझे साल भर हो गया। साल भर के बाद आपको क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि अभी तक ऐसा था, माँ का कनेक्शन था तो उनके कनेक्शन से मैं बुक करा लेता था, गैस ले लेता था। अब ये 25 दिन का टाइम हो गया तो माँ का ही सिलेंडर पूरा नहीं पा रहा है, तो मुझे क्या मिलेगी? देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लंबे समय से भी गैस बुक नहीं कराई, वो लोग भी आज आ रहे हैं और अपनी बुकिंग करा रहे हैं। उनको यहाँ की समस्या आ रही है, लेकिन जिस तरीके से माहौल है और गैस एजेंसी वाले बता रहे हैं कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि आने वाले समय में ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। वहीं फिरोजाबाद थाना टूंडला क्षेत्र के जरौली कला बाईपास पर सोमवार सुबह एक चाय विक्रेता की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय तेजपाल पुत्र शेर सिंह अपनी दुकान पर सो रहे थे, तभी किसी अज्ञात हमलावर ने उनके सिर पर गंभीर वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना का पता मृतक के बेटे कुलदीप को तब चला जब वो सुबह करीब 6 बजे दुकान खोलने पहुंचे। उन्होंने अपने पिता का खून से लथपथ मृत अवस्था में देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना पर थाना टूंडला के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ टूंडला अरुण कुमार चौरसिया और एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद भी जांच के लिए पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। तेजपाल अपने पीछे 3 बेटियां और एक बेटे को छोड़ गए हैं। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी और अज्ञात हमलावर की तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं। ये तेजपाल है, उलाऊ थाना टूंडला क्षेत्र के रहने वाले हैं। जरौली कट पे इनकी चाय समोसे की दुकान खोखा लगाए हुए थे। ये 1 सप्ताह पहले इन्होंने ये दुकान खोली थी। प्रत्येक दिन ये रात को खाना खा के आके सो जाते थे। आज सुबह इनका लड़का कौशल सुबह 5 साढ़े 5 बजे के लगभग जब आया है तो इनकी अवस्था में वहीं पड़े हुए थे। प्रथम दृष्टया देखने से इनके सर में प्रहार करके इनकी मृत्यु कार्य की गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसमें हम लोग फोरेंसिक टीम भी मौके पर बुलाए हैं। सभी उच्च अधिकारियों का यहाँ मौका मुआयना किया गया है। बंधनों की तहरीर के आधार पर धाराओं में करते हुए 3 टीमें घटना के अनावरण के लिए लगाई गई है। जल्द घटना का सफल अनावरण कर लिया जाएगा। मृत्यु का सही समय और कारण जानने के लिए हम लोग नियम पंचायतनामा की कार्रवाई करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे।
वहीं कानपुर गुजैनी थाना क्षेत्र के जरौली फेज 2 इलाके में युवतियों द्वारा एक ब्राह्मण युवक की चप्पलों और लात घूंसों से पिटाई करने का मामला सामने आया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पूरे इलाके में चर्चाओं का विषय बन गया। जानकारी के अनुसार पिटाई के बाद युवतियों ने उल्टा युवक पर SC/ST का मामला दर्ज कराया। पीड़ित दंपति का आरोप है कि जब उन्होंने थाने जाकर शिकायत की तो पुलिस ने उन्हें वहां से भगा दिया। इससे पीड़ित दंपति को न्याय के लिए DCP दक्षिण कार्यालय पहुंचना पड़ा। पीड़ित ने DCP कार्यालय में महिलाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है और न्याय की गुहार भी लगाई है। उधर कानपुर देहात रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के लाला भगत मेले के पास एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं एक महिला को घेर कर मारपीट कर रही हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पीड़ित महिला पर चोरी की आशंका के कारण मारपीट की गई। वीडियो में पीड़ित महिला डर और घबराई हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य महिलाएं उस पर हमला कर रही हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद लोगों में नाराजगी और चिंता का माहौल बन गया है। कई उपयोगकर्ताओं ने इस घटना की निंदा की है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में रसूलाबाद कोतवाली पुलिस ने अभी तक अधिकारियों को लेकर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है और कहा गया है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कानपुर के विकासनगर क्षेत्र में सोमवार को एक तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया। जानकारी के अनुसार बेकाबू कार ARTO के बंगले की बाउंड्री और गेट तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। घटना के दौरान वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। पूरी घटना आसपास लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई, जिससे पुलिस को कार की गति और घटना का स्पष्ट विवरण मिल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मामला थाना रावतपुर क्षेत्र के विकासनगर का है। घटना से इलाके में डर और हड़कंप का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सोमवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय राजेश यादव के रूप में हुई है। घायलों में पार्थ यादव, सविता यादव, उर्मिला यादव और राजेंद्र प्रसाद शामिल हैं। इनमें से 2 घायलों को गंभीर चोटों के कारण मेडिकल रेफर कर दिया गया और उन्हें उच्च चिकित्सा संस्थान रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक टीम तुरंत मौके पर पहुंचे। एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित हुआ और दुर्घटना के कारण वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए ड्राइवर, गाड़ी की गति और सड़क की स्थिति की जांच की जा रही है। वहीं जनेश्वर मिश्र पार्क के पास तेज रफ्तार बाइकों की जोरदार भिड़ंत से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बिजली विभाग के AE के बेटे के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक बाइकर्स ग्रुप के साथ राइडिंग कर रहा था। हादसे के दौरान बाइक का नियंत्रण खो गया और वो जोरदार टकराव का शिकार हो गया। इस घटना ने आसपास के लोगों को भी डर के माहौल में डाल दिया है। हादसा उस समय हुआ जब बाइक ग्रुप किसी नज़दीकी मार्ग पर राइडिंग कर रहा था। अन्य बाइकर्स ने घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है और सभी साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है और बाइक राइडिंग ग्रुप से सावधानी बरतने की भी अपील करते हुए नजर आए। वहीं थाना चौक क्षेत्र के नक्खास बाजार में ईद की खरीदारी के दौरान एक महिला का बच्चा अचानक गुम हो गया। बच्चा शादाब पिता मुबीन खदरे क्षेत्र का निवासी है। घबराई महिला तुरंत नक्खास चौकी पहुंची और चौकी इंचार्ज बृजपाल सिंह से मदद की गुहार लगाई। चौकी इंचार्ज ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम के साथ आसपास के इलाकों में तलाशी शुरू की। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सकुशल बरामद किया और उसे उसकी मां के सुपुर्द कर दिया। बच्चा सुरक्षित देखकर महिला की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। महिला ने पुलिस की तत्परता और मदद के लिए आभार जताया। इस घटना ने यह संदेश दिया है कि समय पर पुलिस की सक्रियता और तत्परता बच्चे की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उधर मैनपुर जनपद में भारतीय शिक्षा बोर्ड भारतीय संस्कृति आधारित विद्यालय के भव्य शुभारंभ समारोह में योग गुरु स्वामी रामदेव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने वैश्विक विवादों और चर्चित एप्स्टीन फाइल को लेकर तीखा हमला बोला। स्वामी रामदेव ने कहा कि इस फाइल के सार्वजनिक होने से दुनिया के कई बड़े और प्रभावशाली लोग उजागर हो रहे हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे नामों का जिक्र करते हुए कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय हालातों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थितियों को मानवता के लिए खतरा बताया। योग गुरु ने कहा कि दुनिया तकनीक और व्यापार में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन बड़े पदों पर बैठे लोग अनैतिक कृत्यों में उलझे हैं। विद्यालय के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने जोर देकर कहा कि पाश्चात्य संस्कृति के नैतिक पतन से बचने का एकमात्र उपाय भारतीय संस्कृति और संस्कारों पर आधारित शिक्षा है। मुक्ति का एक बहुत बड़ा आंदोलन, अभियान, क्रांति है। उससे आज यहाँ पर इस मैनपुरी से उसका शंखनाद हुआ है। डॉक्टर संजय यादव जी ने अपने स्कूल को जोड़ा है। ऐसे ये कार्य आगे चलता रहेगा। करीब 1000 विद्यालय जुड़ चुके हैं। 1 लाख विद्यालयों को इस साल जोड़ने का लक्ष्य है और ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी से देश को मुक्ति मिले,
उसके लिए अभियान निरंतर ऐसे ही प्रवाहमान रहेगा और एक दिन भारत पूरी दुनिया का सबसे समर्थ देश बनेगा, जिसको न ट्रंप डरा सकेगा और न पूरी दुनिया का ये जो नया राजनीतिक चक्रव्यूह चल रहा है उसको कोई फंसा सकेगा। शिक्षा की बात की आपने, तो अभी यूपीएसआई की परीक्षा में एक सवाल आया अक्षर के अनुसार बदलने वाला, तो उसमें पंडित का भी उसमें ऑप्शन दिया जिसमें चलो कोई बात नहीं, देखो आज हम अभी ना जहाज से उड़ना है, बस आपको इतना ही हम बता रहे हैं कि भैया आप सब आए, आपने बाकी हमने जो बोल दिया। वहीं वरिष्ठ नागरिक संरक्षण संस्थान के द्वारा होली मिलन समारोह एवं कमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये पावन पर्व केवल रंगों और खुशियों का त्योहार ही नहीं बल्कि प्रेम, भाईचारा और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने का माध्यम भी माना जाता है। इस कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ नागरिकों, समाज सेवियों और साहित्यकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने होली के रंगों का आनंद आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ लिया। कवि सम्मेलन में कवियों ने हास्य, व्यंग और होली के रंगों से सजी रचनाएं प्रस्तुत की। उपस्थित दर्शकों ने तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाया। मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए हर संभव योगदान देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज में जुड़ाव और खुशियों का संचार होता है। अंत में वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि त्योहार केवल परंपरा का पालन नहीं है बल्कि समाज को जोड़ने और परिवारों में खुशियों को बढ़ाने का भी जरिया है। इस आयोजन ने स्पष्ट संदेश दिया कि जब समाज जुड़ेगा तब परिवार जुड़ेंगे और खुशियां अपने आप आएंगी। तरीके से हमेशा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं कि वरिष्ठ नागरिक संरक्षण संस्थान की तरफ से आज होली मिलन और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हमारे साथ संस्थान के अध्यक्ष भी हैं, सचिव भी हैं। आइए बात करते हैं किस तरीके से आज क्या कार्यक्रम था और वरिष्ठ नागरिक जो संरक्षण संस्थान है नगर के जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए क्या अभी क्या योजना, क्या कदम उठाते हैं समय समय पर, क्योंकि आजकल दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि घरों में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान नहीं है, उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा, उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो किस तरीके से संस्थान कदम उठा रहा है? जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप वास्तव में पत्रकारिता का एक मिसाल दे रहे हैं। ये आने वाले युग की समस्या है। नई पीढ़ी अपने पुरानी पीढ़ी को इग्नोर करती है, उपेक्षित करती है। उन्हीं सब उद्देश्य को लेकर के संस्था का लक्ष्य रखा गया है कि यहाँ अगर कोई भी बुजुर्ग जो 60 वर्ष से उसके ऊपर का है, अगर उसके साथ किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न होता है तो यहाँ आके अपनी बात रखे। यहाँ माननीय न्यायाधीश गण आते हैं, उनके भरण पोषण संबंधी सारी शिकायतों को हम लोग यहाँ से निस्तारित करते हैं। दूसरा यह है कि अगर किसी बुजुर्ग के साथ कोई अमानवीय घटनाएं घटती हैं, कोई उनका साथ नहीं देता है, तो ये संस्था उनको रुकने के लिए, रहने के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए दिन रात अहर्निश खड़ा रहता है। तीसरा विषय महत्वपूर्ण है। हम लोग अभी उस लक्ष्य पर तो नहीं पहुंच पाए हैं। आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि अगर किसी बुजुर्ग को भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान का समस्या आता है तो उसके लिए हम उसको यहाँ से रोटी, कपड़ा, मकान भी प्रोवाइड कर सकें। इस तरीके से देखा कि तमाम विचार है जो कि वरिष्ठ नागरिकों का है। हालांकि वो एक दूसरे पहलू को देखते, विकास के पहलू को देखते, अपने आप को एडजस्ट करने के पहलू को देखते, लेकिन एक समरसता समाज की बात करते हैं तो सामाजिक समरसता की विकास की जब बात आती है तो एक सफल और एक सुखी परिवार की बात होती है। और इस तरीके से देखा जाता है तमाम हमारे देश में ऐसी तमाम चीजें होती रहती है। अब आप ये देखा जाएगा कि विकास शिक्षा के साथ किस तरीके से अग्रसर होती है। वहीं संभल हयात नगर थाना क्षेत्र के धनैटा सोतीपुरा गांव में एक मकान को मस्जिद का स्वरूप देकर सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर विवाद पैदा हो गया। हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद दर्जनों ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचे और प्रशासन पर हिंदू पक्ष की सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मकान में प्रतिबंध के बावजूद सामूहिक नमाज कराने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने जाहिद, हामिद और मुनाजिद पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे गांव में सामाजिक माहौल खराब होने की आशंका है। शिकायतकर्ताओं ने 2018 के एसडीएम आदेश का हवाला देते हुए कहा कि नई परंपरा शुरू नहीं होने दी जाए। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई तो वो गांव छोड़ने को मजबूर होंगे। उन्होंने बताया कि गांव में 15% मुस्लिम और 85% हिंदू आबादी होने के बावजूद हिंदू पक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का आश्वासन दिया है।
नवाज पार्टी कोर्ट ने जो आदेश जो दिया है वो बिल्कुल निराधार है, गलत है। उसमें कोई पार्टी नहीं बनाई है, ना प्रशासन पार्टी बनाई है और ना ही कोई गांव का हिंदू पक्ष उसमें पार्टी बनाई गई है। केवल एक तरफा फैसला कोर्ट ने दे दी। कोर्ट ने यही तो पूछना, साक्ष्य पूछने चाहिए थे किसके पास क्या साक्ष्य है। इस मामले में कोर्ट में अपील करेंगे आप? हाँ जी, हम कोर्ट में जाएंगे। हमारी प्रशासन भी नहीं सुनने को तैयार, हमारे ज्ञापन लेने को तैयार नहीं प्रशासन। उन लोगों का एक मिशन है, हम 2-3 बार हमारे समझौते जो हुए उनका वो उल्लंघन कर देते हैं, अपने मिशन पे लगे जाते हैं। इस समय एक निजी मकान है, उस निजी मकान को उन्होंने ऐसा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें सामूहिक निवास जो मस्जिद का रूप देकर उसमें सामूहिक निवास के प्रयास कर रहे हैं। गांव में कितनी फीसदी आबादी है इन लोगों की? गांव में केवल 15% आबादी इनकी है, 85% हिंदू आबादी है जी। तुम्हारा जो पीछे समझौता हुआ था कितने लोगों को पढ़ने का हुआ था? उसमें केवल परिवार, केवल जिसका मकान है, जिसकी वो जगह है, 3 आदमी है उसमें। छिद्दा खा के 2 लड़के थे, जाहिद और हामिद, ठीक। दोनों का बंटवारा हुआ, हामिद के हिस्से में, जाहिद के हिस्से में। अब हामिद ने अपना मकान सामूहिक रूप से पैसा लेकर चंदा करके उन लोगों ने हामिद को दे दिया और हामिद से मकान खाली करा गए, जाहिद से वो मकान खाली करा लिया गया। अब उस मकान में धीरे धीरे कभी टोटी लगानी, कभी उसमें लेटरिन बाथरूम बनाने, फर्श बनाना। और हम पिछली बार जब हमारा जुलूस निकल जाता होली पे, तब कुछ लड़के उसमें अचानक इसमें क्या होता है, लोग घुसते हैं निकलते हैं घुसते हैं, इसमें क्या थिएटर है। जब कुछ लड़के उसमें गए, जब हमने देखा तो उसे धीरे धीरे अंदर से वो मस्जिद का रूप दे रहे हैं। वहीं संभल जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी आशा वर्कर पत्नी की कैंची से हमला कर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ने खुद पर भी कैंची से वार कर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना संभल कोतवाली क्षेत्र के गाँव मंडी किशनदास सराय की बताई जा रही है। ये दोनों मियां बीवी का झगड़ा था इनका, और 2 साल से इसका आदमी इसके घर भी नहीं आ रही है। मतलब ये चाहती थी कि मैं इसके साथ रहूं, वो नहीं चाहता था इस अपने साथ रखे। इसका पैरल कुछ दूसरे मतलब मामी से चल रहा है इसका, और मतलब ये भी धमकी देता था आए दिन। वो दिन परसों 8 दिन होगा मेरे घर पे भी आया धमकी देने कि उसे मैं रखूंगा, वो 2 नंबर की लड़की है। तो बोली चलो कोई बात ना है, हम तो सब बातें तुम्हारी बड़ी कर रहा है कि वो 2 नंबर की, तुमने इस काम पे क्यों उतारा उसको। मैंने ये कहा उससे, हाँ, और आशा की नौकरी से भी खिलाफ था ये। बोले मैं इस आशा की नौकरी नहीं करने दूंगा। तो मैंने कहा चलो तुम घर में पैसा देते रहो, नहीं जाएगी। इससे तो मुझे भी अपनी जान का खतरा है, जब मेरे घर आएगी तो अब भी आ सकता है ये। आज जो हुआ, आज तो बस इसने FIR कराई इसने इसके नाम की, अपने हस्बैंड की। जब इसे पता कि इसका निकाह हुआ दूसरी औरत के साथ, तो ये भड़क गई। वो बोले जाके मैंने FIR करा दी उसके नाम की इसने, और वो वहाँ के बाहर की टीम आन को उसको उठा के ले गई। ये मेरे साथ सर्वे में थी, सर्वे में से भाग के गई, मतलब उधर से बच्चों को बुलाया। तो दुकान पे उसकी पहुंची ना मेडिकल पर पहुंची वो, तो फिर कहने लगी क्या वो बाजी ऐसे बात हो गई, मुझसे फोन करा उसने। तो मैंने कहा तू घबरा मत, सब सही हो जाएगा, पकड़ लिया कोई बात ना। तो फिर कहने लगी कि वो ऐसे कह रहा है कि मैं रखूंगा ना। मैंने कहा ना रखिए मत, बात खत्म कर, खर्चा पानी का पैसे बनवा दे तू अपने। आज फिर जब खुल के बंद पुलिस ने बंद कर लिया, ऐसे ही अपने घर आ गए बच्चों को लेकर रोजे के टाइम। और जैसे ही मतलब रोजा खोला, ये पहुंच गया। तो मतलब बात करी होगी ये तो मुझे ना पता, मेरे पास कॉल आई कि बाजी वो आ गया। मैंने कहा अच्छी बात है वो आ गया। मैंने कहा सावधान रहना इससे, आ तो गया ये, मैंने ये बोला उससे। तो फिर 5-10 मिनट के बाद में कॉल आई बच्चों की मेरे पास, आंटी जल्दी से आ जाओ, और उनने अम्मी को मार दिया। ये दोनों मियां बीवी का झगड़ा था इनका, और 2 साल से इसका आदमी इसके घर भी नहीं आ रही है। मतलब ये चाहती थी कि मैं इसके साथ रहूं, वो नहीं। वहीं संभल जिले का दीपा सराय इलाका एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, जहां पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किए जाने की खबर सामने आई है। गाजियाबाद कमिश्नरेट की थाना कौशाम्बी पुलिस और ATS की टीम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए महिला समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि गिरफ्तार महिला विदेशी नंबरों पर लगातार संपर्क में थी और डिफेंस से जुड़े संवेदनशील स्थानों की लोकेशन, फोटो और वीडियो साझा करने का काम कर रही थी। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद ATS की टीम शनिवार को संभल के दीपा सराय मोहल्ले में पहुंची और यहां रहने वाली इरम उर्फ शान महराज को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि महिला की शादी करीब 2 साल पहले ट्रक चालक फैजान से हुई थी। महिला मूल रूप से संभल क्षेत्र के थाना अचौंडा कंबो इलाके के ज्ञानपुर सिसोना गांव की रहने वाली बताई जा रही है। शादी के बाद वो अपने पति के साथ दीपा सराय में रह रही थी और दंपति का करीब 9 महीने का एक बेटा भी है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक महिला पर आरोप है कि वो विदेशी नंबरों से बातचीत कर रही थी और देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील स्थानों की जानकारी साझा कर रही थी। कुछ नहीं हुआ हमारे घर में। अच्छा, कोई किसी तरह की बात ना। हाँ, हमने मैंने भी नमाज पढ़ी और जब वो आए हैं नमाज सलाम था पूरा करा था तो पहले हमारे जो तरफ आए बराबर वाले जो बड़ी बहू जो है तो इन्होंने वो लेकिन कैसे आए, हम मुसलमान हैं, हमारे रोजे हैं, अपने घर में बेकादरी हमारी तुमने कर दी और क्या नाम है इनसे बोले हमारे तुम जो मत हो परेशान न हो और दूध काट के लिए आए हैं। तो होता में नमाज पढ़ते थे एकदम आई नंगे से करके मैंने पत्थर काटे नमाज पढ़ते पत्थर उतारा था तो फिर मैं जल्दी से भाग कर पत्थर होता आई तो हमारे फैजान भी है खड़ा था नमाज पढ़ कर आया था तो उसको उन्होंने बाँह पकड़ ली तो हाँ बस है इससे उसका फोन आ गया वो निकाल कर आई है कि वो फैजान अपनी गली में इसमें पुलिस क्यों आ रही है तो वो बोले कौन है तो उसने ये कह दी मेरी बीवी है उसकी यहाँ पत्नी है जरा जो दवा लेने जा रही है। वहीं बलरामपुर जनपद में रसोई गैस सिलेंडर वितरण को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे वसूले जाने के आरोप लगाए गए हैं। ये मामला बलदेव नगर बाजार स्थित दीपशिखा गैस एजेंसी से जुड़ा बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर लेने पहुंचे उपभोक्ताओं से एजेंसी पर अतिरिक्त धन की मांग की जा रही है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि एजेंसी पर गैस सिलेंडर वितरण के दौरान उपभोक्ताओं से बीमा, केवाईसी और कनेक्शन ट्रांसफर जैसे विभिन्न कारणों का हवाला देकर अतिरिक्त पैसे लिए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि इन मदों के नाम पर उनसे तय कीमत से ज़्यादा राशि ली जा रही है, जबकि उनका स्पष्ट उल्लेख बिल या रसीद में नहीं किया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले से ही गैस सिलेंडर की उपलब्धता कम होने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एजेंसी संचालकों की तरफ से इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर मनमानी वसूली किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।